हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाला चैप्टर है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। जो आपका प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें आपकी 2 मेन कोर टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, जिनके थ्रू किसी भी दो लिविंग सेल्स के जेनेटिक मटेरियल या एलिमेंट को हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं दो टेक्निक के थ्रू जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसका बर्थ हुआ है। तो देखते हैं हमारी कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे फर्स्ट टेक्निक आती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA, उसकी केमिस्ट्री को हम चेंज करते हैं। चेंज करके हम उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिससे क्या होता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, सेकंड टेक्निक में देखो जो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं जब भी हमें कोई भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना होता है, जैसे आपकी एंटीबायोटिक्स होगी, वैक्सीन होगी, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, इनको हमको मैन्युफैक्चर करना होता है तो हमें कोई भी पर्टिकुलर हमारे डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल चाहिए। ठीक है, इनको हमें लार्ज क्वांटिटी में हमें ग्रो करवाना पड़ता है। ये ग्रो ओनली कब होंगे जब हमारे पास स्टेराइल कंडीशन होगी। स्टेराइल मतलब हमारी माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, वहाँ पे अनदर जो हमारे कंटामिनेशन है, जैसे अनदर बैक्टीरिया है, सेल है, ठीक है, अगर वे नहीं होंगी तभी हमारा ये डिजायर्ड जो माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल है वो उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर कंटामिनेशन होगी तो हमारा ये क्या है जो मैन्युफैक्चर है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन का, एंजाइम्स का, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो समझ के ये दो आपकी कोर टेक्निक्स हैं जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जो आपका सबसे पहले ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स होते थे, ठीक है, जो कि यूज़ करते थे हम प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, उनमें क्या होता था जो हमारा डिजायर्ड जीन है उनके साथ अनडिजायर्ड जीन भी क्या होते थे, इंक्लूड होते थे और उनकी मल्टीप्लिकेशन होती थी साथ साथ में। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या था आपका एक ड्रॉबैक था। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमारी क्या आई, जेनेटिक इंजीनियरिंग आई। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसमें आपका रिकम्बिनेंट DNA बनता है और वहाँ पे आपकी जीन क्लोनिंग होती है, फिर जीन ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इनके कारण क्या हो गया, जो वो ड्रॉबैक था वो दूर हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हो गया, जो आपका डिजायर्ड जीन है, डिजायर्ड जीन का सेट है, ठीक है, वो हम इंट्रोड्यूस और आइसोलेट कर सकते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। ठीक है, हमें कोई भी टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारा जीन इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, तो हम विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो हम ये आइसोलेट और इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं हमारे डिजायर्ड जीन को विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग होता क्या है, ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, किसी जीन की कॉपी करना या क्लोन बनाना आपका जीन क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं उनको उनके थ्रू समझते हैं जीन क्लोनिंग के स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम DNA का फ्रेगमेंट लेंगे। ठीक है, जो हमारा DNA है उसका फ्रेगमेंट लेंगे जिस पर हमारा क्या है, जीन होगा, जो हमारा डिजायर्ड जीन है जिसको हमने कॉपी करवाना है, क्लोन करवाना है। ठीक है, वो जीन जिस DNA फ्रेगमेंट पर प्रेजेंट होगा तो हम वो DNA का फ्रेगमेंट लेंगे। फिर उस DNA फ्रेगमेंट को हम सर्कुलर DNA के अंदर, जो आपका सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल है उसके अंदर इंसर्ट कराएंगे। उस सर्कुलर DNA को हम क्या कहेंगे, वेक्टर। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद फिर आपका क्या बन जाएगा, आपका रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, देन फिर हम इस वेक्टर को या आपका जो DNA रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल है इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे ओ सेल के अंदर, जिसके पास जो आपका वेक्टर है इसके पास आपके जीन है। ठीक है, तो वेक्टर के साथ साथ आपका जीन भी जाएगा। ठीक है, ओ सेल के अंदर आपका क्या गया, वो रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल गया। रिकम्बिनेंट DNA किससे बना, वेक्टर प्लस आपका DNA से, जो जीन था, DNA फ्रेगमेंट था, DNA फ्रेगमेंट में आपका जीन था। ठीक है, तो उससे आपका क्या बना था, रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल।
इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ओ सेल के अंदर क्या करवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो आपका किससे बना है, वेक्टर प्लस डीएनए फ्रेगमेंट से। डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर आपका क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब डिजायर्ड जीन है, ठीक है, वो आपका किसके अंदर गया, ओ सेल के अंदर। ओ सेल आपका क्या हो सकता है, आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है या कोई भी अदर लिविंग सेल भी हो सकती है, ठीक है। फिर क्या होगा, ओ सेल के अंदर जो वेक्टर था या जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा और बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बना लेगा, ठीक है। रिकम्बिनेंट डीएनए है उसकी कॉपी बन जाएगी, या मान लो आप यहाँ वेक्टर को लेके चलो, वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा, वेक्टर की कॉपी बन गई, ठीक है। वेक्टर के साथ साथ आपकी जीन की भी तो कॉपी बनेगी, ठीक है, वेक्टर के साथ साथ आपकी जीन की भी कॉपी बनेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, एक आपकी जो ओस सेल है उसके अंदर आपके क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, आपकी वेक्टर्स होगी, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज बनेंगी आपकी रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब क्या होगा, जो ओ सेल है अब वो डिवाइड करेगी, ओ सेल डिवाइड करेगी, ठीक है। ओ सेल डिवाइड करेगी तो आपकी जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी डिवाइड करेगा, उसकी भी कॉपी बनेगी, ठीक है। और सेल डिवाइड करी और आपके जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी कॉपी करी, ठीक है। और सेल डिवाइड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद उसकी प्रोजनी बन गई ओ सेल की, ठीक है। उस प्रोजनी बन गई तो उस प्रोजनी में भी तो आपका जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी ट्रांसफर होगा, समझ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब वो ओ सेल है, ठीक है, ओ सेल कि हम जब लार्ज नंबर में हम सेल डिवीजन करवाएंगे तो आइडेंटिकल ओ सेल्स बनेंगी या कॉलोनी बनेंगी, हम क्लोन कह सकते हैं उसको, ठीक है। जो हमारे ओ सेल था उससे आइडेंटिकल आपकी कॉलोनी बन जाएगी, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और ईच सेल है, जो कॉलोनी की ईच सेल है वो सेल जैसे आइडेंटिकल है, ठीक है, उसके पास आपका क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। उसके पास उस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डिजायर्ड जीन है, ठीक है। तो हर कॉपी में आपका क्या होगा, जीन होगा, तो ये आपकी क्या है, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लोन्ड है, ठीक है। तो इसको हम पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे, जीन क्लोनिंग, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको हम। ये आपका डायग्राम देखो, यहाँ पे आपने वेक्टर लिया सबसे पहले, ठीक है। आपका जो सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ये सर्कुलर डीएनए के साथ हमने क्या, हमारा जो फ्रेगमेंट है डीएनए का वो मिक्स किया, इंसर्ट करवाया, ठीक है, जिसपे आपका क्या है, इस डीएनए फ्रेगमेंट पे ही तो आपका क्या है, जीन है, ठीक है। ये इंसर्ट करने के बाद आपका क्या बन गया, रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल बन गया। इस रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हमने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट को आने के बाद जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर ये हमारा आ गया रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिर क्या होगा, जब जो हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो डिवाइड करेगा। देखो ये आपका यहाँ पे डिवाइड दिखा रखा, ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे डिवाइड होने के बाद जो हमारे होस्ट सेल है, जो हमारा बैक्टीरिया है, फिर वो डिवाइड करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 से 2 बन गए। डिवाइड करने के बाद ये आपकी प्रोजनी ही तो बन गई, ठीक है, बैक्टीरिया की प्रोजनी बन गई। तो बैक्टीरिया की प्रोजनी के अंदर भी आपका क्या है, वो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो चला गया, ठीक है। फिर आगे क्या है, आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार डिवाइड करी, यहाँ पे प्रोजनी बन गई। फिर ये 2 सेल्स हैं बैक्टीरियल सेल्स, फिर ये आगे और डिवाइड करके बैक्टीरियल कॉलोनी बनाएंगी। इनका बहुत बार सेल डिवीजन होगा तो ये आपकी बैक्टीरियल कॉलोनी बना लेंगी, ठीक है। तो उस कॉलोनी में आपकी जो भी सेल्स होंगी, ईच सेल के पास आपका क्या होगा, डिजायर्ड जीन होगा, मतलब जो कि आपने लिया था जीन, ठीक है, जिस डीएनए फ्रेगमेंट को लिया था आपके जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, हर सेल के अंदर होगा। तो यही तो हमारी जीन क्लोनिंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, क्लोनिंग इज मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। क्लोनिंग क्या है, किसी भी टेम्पलेट डीएनए की कॉपी बनाना, आइडेंटिकल कॉपी बनाना, मल्टीपल वो भी, ठीक है, बहुत सारी आइडेंटिकल कॉपीज बनाना, अभी क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका जीन क्लोनिंग था। अब देखते हैं जो आपका सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल था वो किसने कंस्ट्रक्ट किया। वो कंस्ट्रक्ट किया आपका स्टैनले कोहन ने और अल्बर्ट बोयर ने। कब किया, 1972 में। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, जो आपका आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किसने किया, स्टैनले कोहन और अल्बर्ट बोयर ने। कब किया, 1972 में, ठीक है। इसमें जो डिजायर्ड जीन था, जो डीएनए फ्रेगमेंट लिया था, उस पे आपका जीन कौन सा था, उसमें आपका जीन था एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, ठीक है। उस जीन को क्या किया उन्होंने, नेटिव प्लाज्मिड लिया, उससे कंबाइन करवाया, उसमें इंसर्ट करवाया, ठीक है। वो नेटिव प्लाज्मिड किसका था, वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का था, ठीक है।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो किसने बनाया, किसने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो आप बताओगे स्टैनले कोहन और अल्बर्ट बोयर ने। ठीक है, 1972 में। ठीक है, और उसमें जीन कौन सा लिया, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। ठीक है, और प्लाज्मिड किसका था, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का था। ठीक है, ये बता दोगे। और आगे हम देखते हैं जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले जब आप डीएनए फ्रेगमेंट लेते हो किसी भी डीएनए से, ठीक है, आप डीएनए फ्रेगमेंट सेलेक्ट करते हो तो उसको कट करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से ही वो आपका डीएनए कट होगा। ठीक है, इसलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मोलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपका क्या है, मोलिकुलर सीजर्स है जो डीएनए फ्रेगमेंट को कट करता है डीएनए से। ठीक है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल बाय डिस्कवरी ऑफ द मोलिकुलर सीजर्स कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, आपके डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना। ठीक है, जो आपको फ्रेगमेंट चाहिए, स्पेसिफिक फ्रेगमेंट चाहिए, आपको पता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक का फ्रेगमेंट चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की आपकी स्पेसिफिक लोकेशन हो गई। ठीक है, तो वही पार्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो किसकी हेल्प से हम उसको कट करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। ओके, फिर सेकंड है आपका डीएनए लाइगेज। जब उस डीएनए फ्रेगमेंट जो आपने कट किया है उसको आप वेक्टर के अंदर इंसर्ट करोगे या प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करोगे तो वो उस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किसकी हेल्प से होगा, वो आपका डीएनए लाइगेज की हेल्प से होगा। ठीक है, डीएनए लाइगेज उस डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेगा, उसके दोनों एंड्स को क्या कर देगा, उस प्लाज्मिड से ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज आपका जोड़ने का काम करेगा और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपका कट करने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या फॉर्म हो जाता है, आपका रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या था, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, आपको मेन बात यही ध्यान रखनी है कि आपका स्टैनले कोहन अल्बर्ट बोयर ने आपका 1972 में सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को कंस्ट्रक्ट किया था, और जो जीन लिया था वो आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट था। ठीक है, और जो प्लाज्मिड लिया था वो आपका साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का था। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। अब ये 3 पॉइंट और आते हैं, आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है। ठीक है, तो 3 बेसिक स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले आपको डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करना है जिसके पास आपके डिजायरेबल जीन होते हैं। ठीक है, सेकंड है जो आपके जो आइडेंटिफाइड डीएनए है जो आपने आइडेंटिफाई किया है उसको हमको क्या करना है, वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप ये था। थर्ड स्टेप है आपका, अब जो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया डीएनए को उस सेल के अंदर, अब उसकी मेंटेनेंस ज़रूरी है। ठीक है, उस होस्ट सेल के अंदर उस डीएनए फ्रेगमेंट की मेंटेनेंस ज़रूरी है, तो थर्ड पॉइंट है उसका मेंटेनेंस। ठीक है, अब वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया तो वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन करवाएंगे, रेप्लिकेशन उसकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो वो डीएनए है, डीएनए फ्रेगमेंट है, वो आपका प्रोजनी में भी तो जाना चाहिए। ठीक है, तो इन 3 बातों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेसिक स्टेप्स हैं जो आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए। ठीक है, तो गाइज़ ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।